नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूएस यूक्रेन संबंधों की। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं और उनका जो अंदाज रहा है, वो उनके एक फेवरेट आइकॉन नेपोलियन से काफी मिलता-जुलता रहा है। नेपोलियन कहते थे, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। मैंने आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। एक ऐसा ही अंदाज ट्रंप साहब का रहा। जब से वो आए हैं, वो साफ-साफ फैसले ही सुना रहे हैं। जो भी स्थितियां थीं, जो उन्होंने चुनाव के पहले देखे थे, जो भी उनके चुनावी वादे थे, बस सत्ता मिलने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को बुलंद करने के लिए, अमेरिका फर्स्ट के नारे को बुलंद करने के लिए, अमेरिका के वर्चस्व को विश्व भर में लहराने के लिए उन्होंने बस ऐलान पे ऐलान किया है। कनाडा को हम यूएस में शामिल कर लेंगे। गाजा पट्टी पे रिवारा बना देंगे। ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे। पनामा कैनल हमारा है। पूरी दुनिया पे हम टैरिफ लगा देंगे। और आज उनके टैरिफ लग भी गए हैं। उनके टैरिफ से ऐसा नहीं है कि जिन पे टैरिफ लगा है वही परेशान है। उनके टैरिफ से खुद वो, उनके बाजार, उनके सिटीजन्स परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक वादा था कि हमारे आते ही इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, प्राइसेस कम हो जाएंगे। पर ये कोई इकोनॉमी का सिद्धांत नहीं है कि आप टैरिफ वार एस्केलेट करके इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दोगे, प्राइसेस को कम कर दोगे। जिस तरीके की स्थिति वर्ल्ड मार्केट्स में हो गई है और जैसी जिटरी दुनिया भर के बाजार में हो रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट के नारा को बुलंद करने वाले ट्रंप साहब के भी मार्केट्स ट्रंप साहब के नाम से कांप रहे हैं। हर आदमी दहशत में है। एक दहशत का माहौल जरूर बन गया है, पर क्या दहशत से ही अमेरिका ग्रेट हो जाएगा, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा? जो स्थिति यूक्रेन के साथ और ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप साहब की मुलाकात के बाद उभरी, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 3 साल से युद्ध में लगे हुए एक देश, जिसके साथ यूरोप और यूएस भी है, जिसकी हैसियत आप बहुत ही छोटा कीड़े मकोड़े जैसा आंक रहे हो, वो आता हो और ओवल हाउस में आपके साथ बहस करके चला जाता हो। ये बात और होती है कि आप कहें कि वो तो आपके ही बल पे जी रहा है, आपके ही सहायता पे युद्ध लड़ रहा है और आपके ही एहसान के तले जब दबा हुआ है। पर वहां से जब वो निकलता है और वो निकल करके लंदन पहुंचता है, तो एक जो नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत आपने की थी, रशिया से बात करके, रशिया से अपनी नजदीकियां बढ़ाकर, सालों की यूएस फॉरेन पॉलिसी जो रशिया के खिलाफ थी, उस रशिया को गले लगाकर उस ऑर्डर को झटका देने का एक नया ऑर्डर जेलेंस्की के यूएस से लंदन पहुंचते ही शुरू हो जाता है। और अभी जो ट्रंप साहब ने किया है कि जो अनुदान यूएस को यूक्रेन को देना है, वो भी जो कि ऑलरेडी सैंक्शन्ड है, उसको भी उन्होंने रोक दिया है कि यूक्रेन को किसी तरीके का और एड अमेरिका नहीं देगा।
और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी जगह गलत हैं कि अगर कोई उनसे इस तरीके की बदतमीजी करके गया है तो जाहिर तौर पे वो कहेंगे कि हमारे हाथ में जो है और हमारे हाथ में क्या है कि जो हम सहायता दे रहे हैं वो सहायता देना बंद कर देंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अमेरिकी जनता का पैसा है और पैसा खामखा का यूं ही गलत जगह पे नहीं खर्च होना चाहिए। पर सवाल क्या केवल पैसे का है? सवाल क्या केवल अमेरिकी पैसे से यूक्रेन की लड़ाई का है? यह सवाल कहीं और है, जहां पे लगता है कि अपने बड़बोलापन में कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब फंसते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को कमतर आंकने के लिए, चीन को आंख दिखाने के लिए, चीन को किनारे करने के लिए जिस रसा के साथ में दोस्ती की हाथ बढ़ाई, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा कर रहा है कि अब एक नए लीडरशिप की तलाश शुरू हो गई है। क्योंकि जो स्थितियां हैं, अगर आप किसी के दोस्त हैं और आप अपने सुविधा अनुसार दुश्मन को दोस्त बना लेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ये फॉर्मूला कोई भी अपना सकता है। यूरोप जो पिछले 80 साल से अमेरिका को एक बड़े भाई का स्थान दे करके अमेरिका के साथ चल रहा था, उस बड़े भाई ने अचानक ही अपना हाथ खींच लिया। और एक तरीके से देखा जाए तो ये हाथ खींचना अमेरिकी नीतिगत आधार पर हाथ खींचना नहीं है। अमेरिकी नीति से हटकर ये व्यक्तिवादी नीति हो गई है। क्योंकि एक सत्ता के बदलते ही विदेश नीति बिल्कुल बदल जाए। चलो यूक्रेन से आपको समस्याएं थी, चलो आपको जेलेंस्की अच्छा नहीं लगते थे, संभव है रसिया के साथ भी आपके कुछ संबंध रहे हैं जिसकी चर्चा होती रही है, लेकिन आपने एक ही तराजू में सबको तौल दिया, पूरे यूरोप को, पूरे अपने नाटो संगठन को, सबको किनारे छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने ऐसे अनुदानिक या विश्व को संचालित करने वाली, कोऑर्डिनेट करने वाली एजेंसीज थी, आपने यूएसएआईडी से शुरू किया कि वहां बहुत ही मिसमैनेजमेंट है और जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो खामखा के खर्च किए जा रहे हैं, वो सब ठीक था। लेकिन आप धीरे धीरे जितने उस तरीके के संगठन थे वहां से निकलते आए। यूरोप जो आपका अब तक सबसे बड़ा एलाइज था, आपने उसको भी एक झटके में किनारे कर दिया। और किनारे करने का तरीका क्या है? अगर आप देखिए तो यूरोप को सरेआम वो लताड़ दिलाते हैं किससे? जेडी वेंस से। जेडी वेंस म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर जिस तरीके से पूरे यूरोप को लताड़ते हैं, जहां पे चाइना वहां पे खड़ा मुस्कुरा रहा हो, और वही जेडी वेंस साहब जेलेंस्की को भी लताड़ते हैं जबकि वो वोवेल हाउस में ट्रम्प साहब को कन्फ्रंट करते हैं। अरे भाई साहब, ये दोस्ती और दुश्मनी कौन साथ है कौन नहीं है, ये तो कब बदल जाएगा वक्त के साथ पे कहना मुश्किल है। जेडी वेंस साहब भी तो बहुत बड़े ट्रम्प साहब के क्रिटिक रहे हैं, पर आज सत्ता में हैं, उनके साथ हैं तो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। पर व्यक्तिवादी सोच, व्यक्तिवादी ईगो अगर देश के नीति पे हावी होगा तो
सालों से बनाए गए संबंध, सालों से बढ़ रही कूटनीतिक प्रयास सब तितर-बितर हो जाएगी और ऐसा ही तितर-बितर होते हुए दिख रहा है। दरअसल जेलेंस्की जो ओवेल हाउस में करके आए हैं, उसकी जो भी भर्त्सना हो, लेकिन उसने सबके मन में ये बात डाल दी है कि भैया आप तो दादागिरी कर रहे हो और अभी बहुत छोटे से एक मजबूत करिंदे ने आपको जवाब दिया है। जवाब देने का इंतजार सब कर रहे हैं। जवाब देने का इंतजार यूरोप भी कर रहा है। जवाब देने का इंतजार मिडिल ईस्ट भी कर रहा है। जवाब देने का इंतजार कनाडा भी कर रहा है। जवाब देने का इंतजार मैक्सिको भी कर रहा है। भाई आपने 25% टैरिफ लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। चीन पे लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो भी उन्होंने काउंटर टैरिफ लगा दिया आपके ऊपर। और वो लगाए भी क्यों नहीं? क्योंकि जो चीजें आत्मीयता, दोस्ती के आधार पर रिजॉल्व हो सकती थी, उसको आपने दबाव के आधार पे खत्म करने की कोशिश की। जो सालों से था वो एक झटके में खत्म नहीं हो सकता है और आप किसी को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर देश की अपनी सोवेरेनिटी है, उसको रौंद कर आप अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसके आधार पर बड़े होंगे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारा के साथ साथ आप अलग थलग पड़ जाएंगे। आज अगर देखा जाए तो जो यूएस में हुआ ओवल ऑफिस में, उसके बाद अगर हंगरी को और कोलंबिया को छोड़ दिया जाए तो ट्रम्प साहब के पक्ष में किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और अंदर खाने सब के सब यूक्रेन के साथ खड़े हैं। भाई यूक्रेन आपके पास गया शांति वार्ता के लिए, संधि वार्ता के लिए, तो आप कह रहे हैं कि $500 बिलियन की डील करके जाओ। जब आपके संसद ने 187 बिलियन ही सैंक्शन किया हो, $4 बिलियन अभी जाना बाकी हो, उस पे भी कंट्रोवर्सी हो, उसको आप कभी $200 बिलियन कह रहे हो, कभी $350 बिलियन कह रहे हो, कभी $500 बिलियन कह रहे हैं, तो भाई साहब क्या हुआ? पूरा यूक्रेन ही लिखवा लोगे क्या? और जेलेंस्की का विरोध जिस तरह भी रहा हो, सही या गलत, पर अपने देश के हित की बात तो वो करेंगे ही ना। कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने 100 देकर 500 वसूलने लगोगे जब उसकी जान जा रही हो, और जब आप वो वसूलने की कोशिश करोगे तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। ट्रम्प साहब ने ये कोशिश मैक्रोन साहब की मौजूदगी में की कि हमें तो अपना पैसा वसूलना है, आप बताओ कैसे वसूलोगे? तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि हमारे पास $350 बिलियन के रशिया के फ्रीज्ड एसेट्स हैं, हम उससे निकाल लेंगे। हालांकि उसके निकालने में जो भी पेचीदगियां होंगी, पर यह तो बात नहीं हुई कि नहीं नहीं हमें वहां से सीधे उठा लेना, जैसे कि आप कह रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में जो खर्च हो रहा है, उस खर्च का पर $100 में से $20 अमेरिका के पास से आ रहा है, $55 यूक्रेन के पास से आ रहा है और $25 यूरोपियन यूनियन के पास से आ रहा है। मतलब कि इस लड़ाई में यूरोप और यूएस मिलाकर 45%, आप 50% भी मान लो, तो भाई 50% तो वो झेल ही रहा है।
और उसके बाद अगर आपकी शर्तें ये होंगी कि आप सब कुछ लिखवा लोगे उसका और अपनी जनता को बताओगे कि हमने तो यूक्रेन को लूट लिया, तो अरे भाई साहब, आप ही की जनता आपसे कहेगी कि हम तो अमेरिका को ग्रेट बनाने चाहते, लुटेरा थोड़ी बनाना चाहते थे। और जो जेलेंस्की ने जवाब दिया है, वो जवाब इसी मानसिकता को दिया है कि आप के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, आपने सहयोग किया है, हम रोज आपको याद करते हैं, हमें आपकी साथ की जरूरत है, पर एक तो हमें खा मत जाओ, और दूसरा कि चलो ले लो जो चाहिए, कम से कम ये तो कहो कि हमारी शांति और सुरक्षा कैसे बने रहेगी। कोई देश युद्ध खत्म करने को तैयार है, कोई देश आपको अपने मिनरल रिजर्व्स देने को तैयार है, और वो कह रहा है कि आप हमारी सुरक्षा पे तो कम से कम कोई स्टेटमेंट दीजिए। तो आप के डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं, नाटो में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हो। बिल्कुल ठीक है, आप भी कहते हैं नाटो में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हो। वो कहते हैं हम यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स लेके आते, नहीं 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 नहीं, वो भी मंजूर नहीं है। मंजूर क्या है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत है कि हम वहां पे चले जाएंगे, हम फैक्ट्रियों पे जाके कब्जा करेंगे, हम माइंस लगाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई सामने आने की। और भाई साहब, आप 4 साल के बाद चले गए, 4 साल तो आपकी फैक्ट्रियां लगते लगते हो जाएंगी, माइंस खड़े खड़े होते, 4 साल के बाद में चले गए, पता चला अगली सरकार आई, उसने सीधे तान लिया रसिया के साथ में। कहां जाएगा यूक्रेन? फिर वो बोलेगा कि ट्रम्प साहब ने तो ये कहा था, आज तो कही रहा है ना कि बाइडेन साहब ने ये कहा था, बाइडेन साहब से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। आप बल्कि ओवेल हाउस में बैठा करके जेडी वेंस उससे कहते हैं कि आप आए थे हमारे ऑपोजिशन के लोगों के प्रचार के समय। अरे भाई, कोई क्यों नहीं आएगा? ये तो हर आदमी के पास है। ट्रम्प साहब भी तो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद से हटे, फिर राष्ट्रपति हैं, फिर राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। जेलेंस्की मई में अभी तक चुनाव नहीं करा पाए हैं, मई के बाद चुनाव नहीं करा पाए हैं। पुतिन साहब तो कितने सालों से बैठे हुए हैं, वहां कोई सवाल नहीं है, लेकिन जेलेंस्की डिक्टेटर घोषित कर दिया है ट्रम्प साहब ने, क्योंकि मई के बाद चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। इजराइल में चुनाव हो गया है क्या? क्या ट्रम्प साहब ने पूछा इजराइल से कि आपके यहां चुनाव नहीं हुआ, आप तो आपके साथ में हम बात नहीं कर सकते हैं? तो आप अगर ये नैरेटिव सेट कर देंगे कि जो विजेता है उसके साथ में खड़ा होऊंगा, तो फिर किस बात के आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? जो कमजोर होगा वो अपनी तो रास्ता तलाश करेगा ही करेगा, और आपने वहां लाके खड़ा ही कर दिया है कि यूरोप रास्ते तो तलाश रहा ही है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता लगा तो कहीं सब कुछ बिल्कुल कटी न जाए, क्योंकि मध्यस्थता की बात ऐसा थोड़ी है कि आप ही अकेले कर सकते हैं। आज विश्व मंच में जो स्थितियां हैं, आपका दुश्मन नंबर 1 बस बैठा हुआ इंतजार ही तो कर रहा है। जो मध्यस्थता यूएस के बल पे हो सकता है, उस मध्यस्थता में अगर यूरोप चीन को शामिल करे, तो ऐसा थोड़ी है कि चीन रशिया से बात नहीं कर सकता है, या और भी ऐसे देश नहीं हैं जो दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका में नहीं आ सकते हैं, जो वहां पे कोई पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेज सकते हैं। आखिरकार आपके यूक्रेन के इस रवैया को देखते हुए ही चीन ने ताइवान पे ठोक दिया ना। कहां कह रहे हैं आप कुछ? ताइवान तो आपका लाई था, आपको उसे धंधा चाहिए, और जब चीन सीधे उसके गले पे खड़ा है, आप कुछ कर पा रहे हैं? भाई साहब, पूरे विश्व भर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का संदेश क्या जा रहा है कि जो जीतेगा उसी के साथ खड़ा होकर के अगर ग्रेट बनेगा अमेरिका और ट्रम्प साहब ग्रेट बनेंगे, तो दुश्मनों की तो बात हटाइए, आपके साथ
आपकी जनता भी नहीं खड़ी होगी। अभी तो महज 20 जनवरी को आपने सत्ता संभाला है, अभी 1 महीना होने को आए। वैसे आपको चुनाव जीते हुए लगभग 3 महीना होने को आए। ये पूरा हनीमून पीरियड 2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये सारे जो ऐलान हैं कि यह कर देना है, वह कर देना है, ये कब्जा कर लेना है, वो कब्जा कर लेना, ये कोई कंपनी थोड़ी है जिसको आप सीईओ हैं। जनता की मैंडेट से जीत करके आए हुए आप एक राजनीतिक दल के हेड है और उसी नाते आप वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्रम बदलता रहेगा। आपका रिमोट किसी बड़े बिजनेस टाइकून के हाथ में हो सकता है, लेकिन असली आपकी सत्ता का रिमोट तो जनता के पास है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और फर्स्ट अमेरिका के नारे पे अगर अमेरिकियों को ही कोई फायदा नहीं मिले, अमेरिकी जनता को कुछ नहीं मिले और अमेरिका की इज्जत का छीछा लेदर होए, और जो अमेरिका सबसे पावरफुल देश माना जा रहा था, आप ही के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मल्टीपोलर स्थिति आ गई है। मल्टीपोलर स्थिति तो आप ही खड़ा कर रहे हैं। तो मल्टीपोलर स्थिति में कई सेंटर्स हो जाएंगे, तो आप ग्रेट कहां रहेंगे? टैरिफ लगा करके, दूसरों पे चिल्ला करके, चाबुक चला करके जो हो सकता है वो तो सामने दिख रहा है। कनाडा और मेक्सिको तक आपकी बात नहीं सुन रहा है। गाजा पे आपका विरोध हो रहा है। यूक्रेन जैसा छोटा देश आकर के आपको सुना के चला जा रहा है। भाई साहब, कहां जा रही हैं चीजें? मजबूरी आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। यूरोप नंबर 1 में था, अब मजबूरी उसको सिखा रही है कि हम सिक्योरिटी पे खर्चा नहीं कर रहे थे, हम बाकी चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, सिक्योरिटी को मजबूत कर लो। जब जेलेंस्की ने कहा कि अब ये युद्ध लंबा खींच सकता है, तो आपको लगा कि इससे गंदी कोई बात नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया आई। भाई वो क्या करेगा? 3 साल से तो लड़ ही रहा है ना, जैसे भी लड़ रहा है। 3 साल नहीं, अब 3.5 साल, 4 साल, एक दिन में खत्म करने की बात तो आप कर रहे थे। कहां खत्म हुआ? और आप ऐसी स्थिति पैदा करते हुए आप अपने दुश्मनों को क्यों मौका दे रहे हैं आपके पोजीशनिंग का फायदा उठाने के लिए? आपने रशिया को ऊपर करके पूरे यूरोप को छोटा कर दिया। पूरे यूरोप को छोटा करके आप कहीं चीन को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। भाई, जो नेपोलियन कहा करते थे कि आई सॉ, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, उनके दुश्मनों ने ये राज पता कर लिया कि उनको बिल्लियों के आंख से डर लगता है। और वाटरलू के लड़ाई में कहते कि बिल्लियां छोड़ दी गई और इतने बड़े योद्धा बिल्लियों के सामने पस्त हो गए थे। तो आज की दुनिया में तो सिक्योरिटी पावर और इकोनॉमी पावर से बहुत बड़ी है टेक्नोलॉजी पावर। आपके दुश्मन आपका क्या क्या कहां कहां पकड़ के चल रहे होंगे, ये कहना मुश्किल है। और आप अगर दोस्तों को ही दुश्मन बनाएंगे तो फिर तो दुश्मनों को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।